स्टार्टिंग। अच्छा, लास्ट क्लास जो हमने कवर अप किए थे टॉपिक्स वगैरह, उसमें ना मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था जहां पर हम लोगों ने एक सीखा था कि हम लोगों को ना पूरा का पूरा अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट का फुल क्वेश्चन आएगा, ठीक है, हमारा काम क्या है, पूरा क्वेश्चन, अगर मुझे फुल क्वेश्चन कवर करना है तो उसको कैसे कवर करेंगे। तो लास्ट टाइम मैंने क्या कवर करवाया था आपको, लास्ट टाइम मैंने आपको ना कुछ स्टेप्स दिए थे, आपको नोट्स भी दे रखे हैं ऑलरेडी। उन अगर नोट्स को अगर आप प्रॉपरली देखोगे ना तो उन नोट्स के अंदर सारी चीजें गिवन है तुम्हारे को कि क्या क्या चीजें हमें रिकॉर्ड करनी है, कैसे कैसे रिकॉर्ड करनी होती है, सब कुछ मिलेगा आपको उसके अंदर। ठीक है, स्टेप्स अगर आपको अच्छे से याद है ना तो आपका काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। ठीक है, क्या क्या स्टेप्स एक बार दिखाया था मैं आपको, क्या क्या है तुम्हारे पास, देखो जी। पहला स्टेप किसका, ये वाला ब्लैंक फॉर्मेट। क्या भाई, हाँ हाँ, तो ब्लैंक फॉर्मेट ही बनाने को बोलेगा और क्या बनाएगा। चलो भाई देखो, अब हमारे पास ये हमारे स्टेप्स हैं, तो मैंने एक साथ सारी चीजें लगा ली हैं। अब हमें क्या करना है, देखो सबसे पहला हम क्या काम करने वाले हैं इसके अंदर, सॉल्यूशन नंबर 43। ठीक है, स्कूल में कैसे कराया गया आई डोंट नो, ठीक है, नहीं समझ में आएगा इस बात की श्योरिटी है। ठीक है, तुम्हें कैसे सॉल्यूशन दिया गया होगा, क्या चीजें हैं, तो क्या करना है तुम्हें, सबसे पहला पार्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3 के हिसाब से फॉर्मेट डिजाइन करना है। तो फॉर्मेट कैसे डिजाइन करोगे आप, बड़े सिंपल तरीके से फॉर्मेट डिजाइन करो। सबसे पहले आपको अपना एक फुल पेज यूज करना है, किसके लिए, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए, क्योंकि ऑपरेटिंग एक्टिविटी का एरिया जो होगा ना सबसे ज्यादा एरिया कवर करेगा, और इन्वेस्टिंग वाला भी आप इसी में कवर कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि इन्वेस्टिंग और ऑपरेटिंग एक साथ मिल जाएगा, लेकिन वो नहीं मिलेगा आपको दूसरा वाला सेक्शन। ठीक है, ये आपका आ जाएगा फाइनेंसिंग वाला पार्ट। ठीक है जी, चलो देखो जी, ये हमारा फॉर्मेट तैयार है, ये हमने बनाया अपना डिटेल्स का कॉलम, देन उसके बाद रुपीस, डिटेल्स, देन उसके बाद रुपीस। आ जाओ, फॉर्मेट बन गया। अब क्या करना है आपको, सबसे पहले सेगमेंट में यहां मेंशन करना है कैश फ्लो, कौन सी एक्टिविटी का आप निकाल रहे हो, ऑपरेटिंग। नाउ स्पेस एलोकेशन, कितना स्पेस यूज करोगे, क्या सिखाया था लास्ट क्लास, करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज को चेक करो कितनी है टोटल। देखो पहला क्या है, शॉर्ट टर्म लोन, ये नहीं आता ऑपरेटिंग के अंदर, ये फाइनेंसिंग का पार्ट है, कर्जा है छोटा, ये आएगा ऑपरेटिंग में, ट्रेड पेबल, यहां से ये भी ऑपरेटिंग में आएगा, ये भी ऑपरेटिंग में आएगा, ये किसी में नहीं आता। दैट मींस टोटल लाइन कितनी हो गई, 3। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3, टोटल चाहिए 9, हम लोग लेके चलेंगे 10 के आसपास। ठीक है, 10 से 12 के बीच में आपका आराम से कवर हो जाएगा पूरा का पूरा एरिया, जो आपका किसमें आने वाला है, ऑपरेटिंग के अंदर। ठीक है, तो चलो क्या करने वाले हम लोग, यहाँ पे 10 लाइनों का स्पेस एलोकेट करके फिर उसके बाद आप यहाँ डाल दो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कितनी आइटम है, यहाँ से केवल ये वाला जो एरिया ना, ये वाला, केवल ये वाला नॉन करंट एसेट्स, ये आएगा आपका किसके अंदर, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। तो इसमें कितनी आइटम है, एक ही आइटम है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स, बट यहाँ पे नोट नंबर दिया हुआ है, तो मुझे यहाँ से चेक नहीं करना है इसे, मुझे चेक करना है कहाँ से, नोट नंबर से। तो नोट नंबर कितनी आइटम है, 1 2 3, 3 आइटम है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2, बिकॉज हर एक आइटम का परचेज और सेल दोनों हो सकता है, इसीलिए 6 लाइनें, तो 6 लाइनें यहाँ पे यूज हो जाएंगी तुम्हारी। देन उसके बाद तीसरा पार्ट हो गया तुम्हारे पास किसके लिए, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब फाइनेंसिंग के लिए कितनी लाइंस का रिक्वायरमेंट रहेगा, तो देखो फाइनेंसिंग के लिए रिक्वायरमेंट रहेगा आपका यहाँ से शेयर कैपिटल और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। अब लॉन्ग शेयर कैपिटल तो कुछ नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में नोट नंबर दिया हुआ है। अब नोट नंबर में 2 है, तो कितने हो गए, 2 मल्टीप्लाई बाय में 2, 4 लाइनें इसके लिए भी सफिशिएंट है, तो यहाँ भी 6 लाइनों का स्पेस लेके चलो आप आराम से। बाकी उसके बाद 4 लाइनें और चाहिए होती हैं आपको, बिकॉज करंट है वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पोर्शन आपको करना पड़ेगा। देन तो ये मेरी हो गई प्रॉपर पूरे क्वेश्चन की प्लानिंग कि हमने कितनी कितनी स्पेस एलोकेट की है। तो 10 लाइनें मैंने यहाँ यूज की हैं, 6 यहाँ यूज किया और 6 यहाँ पे, और प्लस 4 लाइनें एक्स्ट्रा जो मेरा नीचे वाला एरिया कवर हो। ठीक है जी, चलो अब आ जाओ अपने नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। तो पहला स्टेप हो गया, दूसरा स्टेप क्या है, प्रिपेयर अकाउंट्स अकॉर्डिंग टू द गिवन एडजस्टमेंट्स। भाई जो एडजस्टमेंट्स आपको गिवन है उसके हिसाब से अकाउंट बनाओ। तो क्या मेरे को एडजस्टमेंट्स है, यस आई हैव एडजस्टमेंट्स, लेकिन वो एडजस्टमेंट्स ना किसी प्रकार की इसमें ना सेल है, ना परचेज है, ना डेप्रिसिएशन है।
तो अकाउंट नहीं बनेगा। प्लस एक एडजस्टमेंट और हो सकती है विच इज रिलेटेड टू अ प्रोविजन फॉर टैक्स। अगर इससे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट है और इसका ओपनिंग क्लोजिंग भी गिवन है तो अकाउंट बनेगा। इस वाले क्वेश्चन में किसी अकाउंट की रिक्वायरमेंट नहीं है तो अकाउंट नहीं बनाएंगे हम। चलो बच गए, अकाउंट नहीं बनाना, ये स्टेप भी हो गया। तीसरा स्टेप क्या है? फाइंड आउट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम इन योर वर्किंग नोट्स। तो चलो वर्किंग नोट्स बनाते हैं और वहां से हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, जो मेरे काम की होगी वो निकालेंगे। तो वर्किंग नोट्स हमें काम करते हैं, इसी में यहीं बना लेते हैं वर्किंग नोट्स, क्योंकि स्पेस हम यूज कर लेंगे। आप अपने लास्ट में बनाना, तो फॉर्मूला बना लेने वाला पूरा, फॉर्मूला बनाने के बिल्कुल एंड में, उसके बाद यहाँ से नीचे बनाना स्टार्ट करना। यहीं बना लेता हूँ, तुम्हारी कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी। पहला पॉइंट क्या लिखोगे आप इधर कि हमने कितना कमाया? नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, एज पर स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। तो बताओ जरा हमने कितना कमाया। तो ये कहां मिलेगा? रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर क्या दिया हुआ है? सरप्लस मतलब प्रॉफिट दिया हुआ है। कितना कमाया? पिछले साल था 96, अब कितना हो गया? 98। तो कितना कमाया हमने? 2000। ठीक है, उसके बाद और क्या क्या आएगा? प्रपोज्ड डिविडेंड नहीं है, इंटरिम डिविडेंड ये मुझे एडजस्टमेंट में गिवन है और ये वही मिलता है हमेशा, गिवन है। इंटरिम डिविडेंड कितने का था मेरा इंटरिम डिविडेंड? अभी ये रहा 52,000 रुपीज का, तो यहाँ डाल देंगे 52,000 रुपीज। ठीक है, और क्या आता है इसके अंदर? ट्रांसफर टू रिजर्व आएगा एंड प्रोविजन फॉर टैक्स आएगा। तो प्रोविजन फॉर टैक्स तो है ही नहीं मेरे पास, 42 है क्वेश्चन नंबर 42 न्यू एडिशन में। ठीक है, हाँ जी 42 है, कोई बात नहीं। ठीक है, अच्छा इसमें ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व एंड प्रोविजन फॉर टैक्स भी नहीं है, तो इसका मतलब यही दो आइटम है, इसे बैलेंस करके लिख देंगे। और ये क्या है मेरे लिए? दिस इज द आइटम जो हम कैलकुलेट कर रहे थे, दैट इज बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, जिसका यूज यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट में होगा मेरा। तो ये क्या है मेरे लिए? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम विच इज 54,000 रुपीज। चलो जी, 3 स्टेप हो गए मेरे। तीसरे स्टेप क्या? चौथा स्टेप क्या है? ट्रांसफर ईच आइटम ऑफ अ बैलेंस शीट इन अ डिफरेंट एक्टिविटीज वन बाय वन एक्सेप्ट, इसको छोड़ के कैश, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज यूज अकाउंट टू ट्रांसफर द फिगर्स। अगर किसी पर्टिकुलर आइटम का बैलेंस शीट में से आपने अकाउंट बनाया है तो उसके लिए अकाउंट यूज करो ट्रांसफर करने के। चलो पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है? शेयर कैपिटल नो चेंज, कहीं नहीं आएगा मतलब। देन रिजर्व ये हो चुका है ऑलरेडी। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स पॉइंट नंबर 1, अगर नोट नंबर दिया हुआ है तो मैं यहां से कॉपी नहीं करूंगा, ये वैल्यू मेरे किसी काम की नहीं है। काम का क्या है? नोट नंबर में क्या लिखा है? लोन फ्रॉम अमन लिमिटेड, पहले था 0, अब कितना हो गया? 40,000। इसका मतलब क्या हुआ? मैंने लोन लिया है, तो कहां जाएगा? फाइनेंसिंग में। प्लस करेंगे, क्या लिखोगे आप? लोन टेकन फ्रॉम अमन लिमिटेड। अमन लिमिटेड से हमने लोन लिया है कितने का? 40,000 का। प्लस करेंगे। चलो अगला पॉइंट क्या है? लोन फ्रॉम बैंक, बैंक से मैं लोन लिया है। अब यहाँ तो कोई डिफरेंस ही नहीं आ रहा, 50-50 सेम ही है, ना पे किया ना लिया, कुछ भी नहीं, तो कहीं नहीं आएगा। चलो भाई ये वाला पॉइंट हो गया मेरा। अगला पॉइंट क्या है मेरा? ये वाला शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ये भी लोन लिया है। अब यहाँ देखो पहले 10 था, अब कितना हो गया? ये 0, दैट मींस ये मैंने पे किया है लोन। तो इसे क्या लिखोगे आप यहाँ पे? दिस इज अ रीपेमेंट। तो इसे मेंशन करेंगे हम रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन। बैंक से जो लोन लिया गया था वो हमने वापस कर दिया, कितने का? 10,000 रुपीज का। तो ये नेगेटिव पार्ट हो गया मेरा। ठीक है, चलो जी ये वाला सेक्शन कवर है, ये आइटम छोड़ के चलेंगे अभी। इसके बाद नीचे आ जाओ, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स पॉइंट नंबर 2। इसका मतलब ये मेरे किसी काम के नहीं है। यहां से चेक करो पॉइंट नंबर 2 में क्या है। पहला पॉइंट क्या है? लैंड कितने का है? पहले था 40 का, अब कितने का हो गया? 60 का। इसका मतलब मैंने परचेज किया है। कहां जाएगा ये? इन्वेस्टिंग के अंदर। क्या लिखोगे आप? परचेज ऑफ लैंड 20,000 रुपीज, और ये नेगेटिव है मेरे लिए, तो नेगेटिव में माइनस डाल देंगे। अगला पॉइंट क्या है? बिल्डिंग। बिल्डिंग में क्या हो रहा है? पहले थी 1 लाख की, अब कितने की हो गई? 1,10,000 की। तो ये भी मैंने क्या की है? परचेज। इसे भी क्या करेंगे? माइनस परचेज ऑफ बिल्डिंग, ये भी डाल दो वैल्यूएशन में। हमारे पास अमाउंट कितना है? 10,000 रुपीज का, नेगेटिव। देन उसके बाद अगला मशीनरी। अब देखो मशीनरी के साथ ना एक्यूमुलेटेड भी गिवन है, दैट मींस ये जो मटेरियल है ना, ये क्या है? ये कॉस्ट वाला है। तो ये कितना दिखाई दे रहा है? यहां से यहां बढ़ रही है ना वैल्यू, ये क्या हो रहा है? परचेज हो रही है वैल्यू। मशीनरी बढ़ रही है, इसका मतलब क्या है? मशीन हम परचेज कर रहे हैं कितने रुपए की? 30,000 रुपए की। तो यहाँ भी नेगेटिव आएगा, माइनस।
परचेज ऑफ मशीनरी। और एक्यूमुलेटेड का क्या करें? एक्यूमुलेटेड में क्या हो रहा है? बढ़ रहा है ये, कितना बढ़ा? 28, 18, 18 नहीं 18, ठीक है 18,000 का इंक्रीज हुआ। अब एक्यूमुलेटेड कब बढ़ता है? जब हम डेप लगाते हैं, क्योंकि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कुछ और नहीं है, जो 11th क्लास में आप सीख के आओ ना, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, जिसका इस्तेमाल केवल और केवल डेप्रिसिएशन के लिए होता है। दैट मींस अगर ये इंक्रीज कर रहा है ना, इसका मतलब क्या है? आपने करंट ईयर में 18,000 का डेप और लगाया है, तो डेप्रिसिएशन खर्चा होता है हमारा। और कहां जाएगा ये खर्चा? ये ऑपरेटिंग में। यहां हम लगाएंगे डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, कितने रुपए का? 18,000 रुपए का। डन। चलो जी, अब देखो ये भी हो गया मेरा, ये वाला पॉइंट भी कवर है, इसमें से मुझे अभी कुछ यूज करना नहीं है, ठीक है जी। अगला स्टेप क्या है? आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल द फिगर्स इन द बैलेंस शीट, आपको क्या करना है? परसेंटेज आइटम सर्च करो। पूरे क्वेश्चन में कोई परसेंटेज आइटम नहीं है। अब देखो परसेंटेज यहां भी चेक करनी है आपको, और यहां भी चेक करनी है, नोट्स टू अकाउंट्स में भी कहीं नहीं है। अगर ये नहीं हुआ है, एडजस्टमेंट नहीं है, तो ये वाला पॉइंट भी खत्म हो जाता है आपका, क्योंकि ये दोनों पॉइंट एक इंटरकनेक्टेड है। अगला स्टेप, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग का आंसर आ चुका है, उसे बैलेंस कर दो आप। इन्हें बैलेंस करोगे तो बैलेंसिंग फिगर में ये आता है मेरा 30,000 रुपए का बैलेंस। इसे क्या लिखेंगे हम? कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो लो जी, अच्छा इसमें इंट्रीम डिविडेंड भी आएगा ना, एक और आएगा इंट्रीम डिविडेंड। हाँ जी, इंट्रीम डिविडेंड आएगा। इंट्रीम डिविडेंड पे करेंगे ना, एडजस्टमेंट वाली आइटम है। एडजस्टमेंट वाली आइटम दो जगह आती है। कितना था एडजस्टमेंट वाली आइटम? 52,000 रुपीज का। तो ये वाला माइनस कर देंगे वैल्यू। ये कितने रुपए की आ रही है? ये 22 आएगा बैलेंस टोटल नेगेटिव। 22 का नेगेटिव क्या लिखोगे इसे आप? कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये कितना आएगा? 22,000 रुपए का। इसे बैलेंस कर देंगे बाद में, लास्ट में भी सब कुछ करेंगे तब। चलो इससे भी खत्म करते हैं। ये कितना आ रहा है? ये आ रहा है तुम्हारा 60,000 रुपीज का नेगेटिव। इसे क्या लिखेंगे दोबारा से? कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है, अब यहाँ पे स्पेस काफी बच रहा होगा, तो एक ट्रिक सिखाई थी ना, एक एक लाइन छोड़ के बैलेंस करते रहना। तो ये आ गया 72। इसे क्या बोल देंगे? दिस इज द ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब केवल एक ही पार्ट बचा हुआ, दैट इज करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। तो कितना कितना है देखो। पहला ट्रेड पेबल क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो क्या लिखोगे? सिंपल प्लस या माइनस? प्लस। लायबिलिटीज के साथ सीधा इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल 10,000 का, तो प्लस करेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट, इन्वेंट्री क्या हो रहा है? इन्वेंट्री कम हो रही है, इसका मतलब इन्वेंट्री बेच दिया आपने तो पैसा आ गया होगा, तो इसे भी प्लस करेंगे। तो डिक्रीज इन इन्वेंट्री 6,000 रुपए। ठीक है, अगला पॉइंट, ट्रेड रिसीवेबल, ये भी क्या हो रहे हैं? ये बढ़ रहे हैं। यहाँ पैसा ब्लॉक हो गया आपका, ठीक है, 6,800 रुपए का। तो ये क्या करेंगे हम? ये माइनस कर देंगे, तो माइनस इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है, फाइनल अमाउंट यहाँ निकाल लो सबको एडजस्ट करने के बाद। तो कितनी वैल्यू आने वाली है? 81,400 आएगा। ठीक है, 800 माइनस कर दो, 200 आएगा ना, माइनस करके 800 माइनस करना है। ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। आपने अपने बिजनेस करके कितना कमाया? इतना कमाया, उसमें से क्या कुछ टैक्स पे किया आपने? नहीं किया, तो डैश लगा दो। और फाइनल अमाउंट ये जो है ये आएगा आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, अब मेजरली जो मेन मेन आइटम है ना, उनको उठा के बाहर लिख लो सारे। ठीक है, और लास्ट में सबको उठा के प्लस करके क्या निकालेंगे हम लोग? यहाँ पे नेट कैश फ्लो कितना आएगा? 1 + 2 + 3, सारी वैल्यू प्लस कर दो। ये कितना आ रहा है? 800 रुपए का। अब इसमें क्या प्लस करोगे आप? ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो कितना है ये देखो, ये है मेरा 8,000 रुपए का ओपनिंग वाला। जैसे ही आप इसमें 8,000 रुपए प्लस करोगे, ये तो नेगेटिव आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे कितना आने वाला है? 7,200 रुपए, जो कि क्या बन रहा है? क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, विच इज एग्जैक्टली सेम टू द क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। दैट मींस करेक्शन हमारा हो चुका है, वेरिफिकेशन भी कंप्लीट है। तो अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो 6/6 कहीं नहीं गए। ठीक है।
क्या हुआ? हो गया? देखो, बोर्ड का एग्जाम, बोर्ड एग्जामिनेशन 2023 आई थिंक 24 में आया था, 24 में, ठीक है। चलो जी, देखो कैश फ्लो निकालना आपको कौन सी एक्टिविटी से? फाइनेंसिंग से। तो यहाँ निकालेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो क्या करना है इसके अंदर? फाइनेंसिंग वाला तो ना बहुत सिंपल है, ज्यादा कुछ आपको काम करना नहीं है। क्या करना है? बहुत सिंपल तरीके से आपको नीचे डिटेल्स दी हुई हैं। क्या दिया हुआ है? इक्विटी के अंदर क्या हुआ है? इक्विटी शेयर कैपिटल पहले कितना था? 10 लाख, अब कितना हो गया? 15 लाख। सिंपली दिखाई देता है कि 5 लाख रुपए का इंक्रीज है। क्या बोलते हैं इसे? इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स या फिर प्रोसीड्स फ्रॉम इक्विटी शेयर कैपिटल, कुछ भी लिख सकते हो, लैंग्वेज आपके ऊपर दिक्कत करते हो, कुछ में कोई दिक्कत नहीं है। इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल या फिर प्रोसीड्स फ्रॉम इक्विटी शेयर कैपिटल, कोई दिक्कत नहीं है, सब सेम है। नेक्स्ट क्या है? बैंक ओवरड्राफ्ट। क्या हो रहा है? पहले इतना था, अब ये कितना हो गया? कम हो गया। दैट मींस आपने बैंक से जो शॉर्ट टर्म का लोन लिया था, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? ये एक तरीके की शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स होती है मेरी, ठीक है, वो आपने वापस कर दिया। वापस कर दिया मतलब पैसा चला गया। यहाँ पे आप क्या, सिंपल इसको कुछ ही नहीं मत लिखो, बैंक ओवरड्राफ्ट ही लिख दो आप, बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है, सीधा सीधा 30,000 रुपए नेगेटिव हो गया हमारा काम। ठीक है, इसके बाद क्या लिखा है? लोन फ्रॉम बैंक। ये क्या बोलता है? 6 लाख था, अब कितना हो गया? 7 लाख। इसका मतलब क्या किया आपने? बैंक से लोन लिया है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप? लोन टेकन फ्रॉम बैंक। बैंक से आपने लोन ले लिया, कितने का लोन ले लिया? 1 लाख रुपए का, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है? इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक लोन। जो भी बैंक से आपने लोन लिया उस पर आपने कुछ इंटरेस्ट पे किया है, तो जाहिर सी बात है माइनस करेंगे, तो यहाँ क्या लिखोगे आप? इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक लोन। तो बैंक से जो लोन लिया उस पर इंटरेस्ट आपने पे किया है, कितने का? 60,000 का, माइनस कर दो। नेक्स्ट क्या है? डिविडेंड पेड किया है। अब पेड किया तो ये भी इसी में आएगा। देखो ध्यान दे रहा हूं, अगर यहाँ पे डिविडेंड रिसीव लिखा होता ना तो ये इसमें नहीं आता, फिर ये जाता इन्वेस्टिंग के अंदर। अभी पे किया है तो खर्चा है मेरा, खर्चे इसमें आते हैं, कमाई आती है इन्वेस्टिंग के अंदर। डन। और मेरे पास कुछ है ही नहीं इसके अंदर। बस अब इसमें क्या लिखोगे आप? जो भी आपका आंसर आ रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव, कितना आ रहा है? 4 लाख। बढ़िया। पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव आ रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप? कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है। जो भी आंसर, मैंने कैलकुलेशन नहीं किया, आप पे भरोसा करके लिख दिया बस। डन, हो गया हमारा काम। अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं? ये फाइनेंसिंग इतना ही है। फाइनेंसिंग के बाद बचा इन्वेस्टिंग वाला सेक्शन। 3 नंबर इसी में आ जाते हैं आपके, ठीक है। अगर आपको सच में कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी प्रैक्टिस बढ़िया कर रखी है आपने, तो ये 3 नंबर निकालने में 3 मिनट भी लगेंगे आपको, ठीक है, आराम से हो गया। अब इसके बाद मेरा सेकंड पार्ट क्या है मेरा? बस प्लस माइनस लगा के सब। अब ए पार्ट में क्वेश्चन ने क्या बोला है? कैश फ्लो निकालो इन्वेस्टिंग से। तो इन्वेस्टिंग का कैश फ्लो ना बड़ा सिंपल तरीके से बनेगा, बहुत छोटा बनता है, ज्यादा बड़ा बनता ही नहीं है ये, ठीक है। कितनी आइटम है? 1 और 2, तो 4 लाइनें मैक्सिमम, ठीक है। इस क्वेश्चन में 6 छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, सीबीएसई को तुम्हें पैसे दिए हैं बड़े भरपूर। अब करना क्या है तुम्हें? हाँ जी, इसमें आंसर नहीं पता लग सकता आपको। इन क्वेश्चंस की सबसे बड़ी दिक्कत यही है, अगर इंडिविजुअल क्वेश्चन आएगा जिसमें इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग अलग पूछ रहा है, तो आंसर का सही होने की एक्यूरेसी आप गाइड नहीं कर पाओगे। वो आपके खुद के कॉन्फिडेंस पे डिपेंड करता है, आपका सही है गलत है। देखो जी, चलो अब इसमें मुझे करना क्या है? एडजस्टमेंट गिवन क्या है? ड्यूरिंग द ईयर एक मशीन है जिसका कॉस्टिंग कितना है? 85,000, जिस पर डैप कितना लग चुका है ऑलरेडी? 15,000 का, ठीक है। तो 85,000 की मशीन है, 15,000 का मैंने डैप लगा दिया, तो बची कितने की मेरे पास हो? 70,000 की बचेगी। मैंने बेची कितने में उसे? मैंने उसे बेचा 62,000 रुपीज का। दैट मीन्स मेरे को क्या हो गया इसके अंदर? 8,000 का मेरे को यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? लॉस दिखाई दे रहा है। तो मेरे लिए ये 8,000 काम का है, प्लस जो है सेल वैल्यू है ये मेरे लिए काम की है,
प्लस जो ये डेप्रीशिएशन है ये एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन के नाम से ये भी मेरे काम का है बस। अब इसमें अकाउंट बनाएंगे हम क्योंकि एडजस्टमेंट गिवन है, प्लस ओपनिंग क्लोजिंग भी गिवन है प्लांट एंड मशीनरी का, तो हम क्या करेंगे इसमें अकाउंट बनाएंगे इन योर वर्किंग नोट्स। लेकिन एक चीज कंफर्म, अकाउंट बनाते टाइम कौन कौन सा अकाउंट बने, क्या इसमें एक्यूमुलेटेड का अकाउंट बनेगा? नहीं। क्यों नहीं बनेगा? बिकॉज उसका ओपनिंग क्लोजिंग गिवन नहीं है आपको, तो हम सीधा सीधा एक ही अकाउंट बनाएंगे विच इज प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। ठीक है, चलो जी अब इसको बनाते हैं। पहले ये मेरा अकाउंट बनेगा सिंपल सिंपल सा, रुपीस। अकाउंट बनाते टाइम क्या करना है, सबसे पहला सेक्शन बैलेंस बीडी और बैलेंस सीडी लिख लो, सबसे पहले तो यही कर लो। उसके बाद जो जो मेन काम की वैल्यूज है ना उन्हें उठा के पुट करना होता है बस। तो ओपनिंग कितना है, ये रहा 3 लाख, क्लोजिंग कितना है 410, तो ओपनिंग हो गया 3 लाख का, क्लोजिंग हो गया मेरा कितने का 410 का। अब हमें ये क्या करना है, हमें केवल और केवल जो वैल्यूज है मेरी डेप्रिसिएशन वाली सब रिकॉर्ड करनी है। कितने की सेल हुई है, 8000 का लॉस हुआ है, लॉस रिकॉर्ड होगा, यहाँ रिकॉर्ड करेंगे स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल दैट इज लॉस 8000, और बेची कितने में 62,000 रुपीज में, तो ये क्या आएगा, दिस इज अ सेल वैल्यू, तो ये लिखोगे आप बैंक अकाउंट सेल वैल्यू। उसके बाद इस साइड पे एक आइटम और आती है विच इज डेप्रीशिएशन, और डेप्रीशिएशन में रिकॉर्ड होगा इसमें पीएनएल अकाउंट के नाम से। ठीक है, अच्छा एक चीज और बताओ, इसमें ना 2 डेप रिकॉर्ड है, एक डेप रिकॉर्ड है मेरे को ये वाला 15,000 का ये वाला, और एक डेप इसके बाद भी गिवन है डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर 48,000 का। हमारे लिए कौन सा काम का है, एग्जैक्टली ये जो मशीनरी अकाउंट आप बना रहे हो ये टोटल बना रहे हो, तो डेप्रिसिएशन भी टोटल रिकॉर्ड होगा, मींस 48,000 का। ठीक है, 15,000 किसी काम का नहीं है, पता है 15,000 का जो डेप है ना वो एक मशीन का डेप है, वो डेप्रिसिएशन भी काम आता है लेकिन वो एक्यूमुलेटर बनता तो काम आता है। ठीक है, अब इसे बैलेंस कर दो, और तो कुछ है ही नहीं मेरा काम का, तो बस बैलेंस करो, निकाल लो वैल्यू कितनी आ रही है, ये कितना आ रहा है 70,480 528 3 लाख माइनस करेंगे 228, बैलेंस क्या बचेगा, दिस इज द परचेज डन। अब इसमें से मेरा काम का क्या है, 2 आइटम, एक परचेज और एक मेरी सेल, इसे उठाओ और लिख दो, हो गया हमारा काम। परचेज ऑफ मशीनरी कितने का 228, और सेल कितने की हुई है 62,000 रुपए की, ये क्या है मेरी, दिस इज अ सेल ऑफ मशीनरी। ठीक है, ये प्लस ये माइनस, फिर सेल में पैसा आता है। ठीक है, तो कितनी वैल्यू बच रही है तुम्हारे पास से निकल के 6,000 ये टोटल, और ये 22 में से 6 गए तो तुम्हारे पास कितने बचने वाले हैं टोटल 1,66,000 रुपीज का नेगेटिव बैलेंस। तो ये क्या आएगा, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग, सीधा लिखो, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी स्टार्ट करो, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी स्टार्ट करो, अलग अलग फॉर्म बना के बैलेंस कर दो, खत्म काम। ठीक है, दिस इज द फाइनल क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक है, लेकिन प्रॉपर पता है क्या, अभी जो बोर्ड में ना, अबे मैं हार्ड सिंपल सी बात देखो, आप जब लड़ाई करने जा रहे हो ना तो आपकी तैयारी होनी चाहिए शेर को मारने वाली, है ना, और मैं तैयारी ऐसी तुम्हें करा के भेजूंगा कि तुम शेर को मार के आओगे, और मुझे पता है कि तुम्हारे एग्जाम में शेर नहीं आएगा बिल्ली आएगी, तुम बिल्ली आराम से मार दोगे ना, शेर की तैयारी करके आए तो बिल्ली मारने में कौन सी बड़ी बात है, इसीलिए मैं थोड़ा हैवी कराता हूँ। तो ये भी आपका सीबीएसई का ही क्वेश्चन है, आपके 2000 आई थिंक ये आया था 23-24 है ना, 22-23 है, तो ये 2023 में आया होगा, ये ईयर 22-23 गिवन है। अभी आपका एग्जाम में जो मिल रहा है 24-25 मिल रहा है, तो 25 में एग्जाम आपको 26 में दोगे एग्जाम निकाल के, 25-26 मिल रहा होगा। ठीक है, चलो देखो, अच्छा एक बात बताओ, अभी ये क्वेश्चन जो है ना ये है फुल फ्लैश क्वेश्चन, पूरा स्टार्टिंग टू एंड सब कुछ मिलेगा आपको इसके अंदर, तो इसमें हम क्वेश्चंस को डील करने के लिए क्या करने वाले हैं, हाँ हाँ ये क्वेश्चन पहले 8 नंबर का आता था, अभी आपके पास ये क्वेश्चन नॉर्मल मिलेगा। तो अभी हम क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले हम वही हमारा मेन का देखो, सब सारे क्वेश्चंस को करने का ना रामबाण एक ही है भाई, यही है,
आपको अगर कुछ अलग लगे तो कुछ नहीं है, अलग कुछ नहीं है, सारे क्वेश्चंस में बड़े से बड़ा, हैवी से हैवी कोई भी क्वेश्चन आ जाए यही निकालना। ग्रेजुएशन के अंदर भी ये टॉपिक है तुम्हारे पास, मैं तब भी बच्चों को यही स्टेप्स लिखवाता हूँ, कोई बड़ी चीज नहीं है सीएफएस में, यही है। हर बार एक ही चीज बैक टू बैक आपको रिपीट करनी है, कैलकुलेशन का ध्यान रखना है, मटेरियल का ध्यान रखना है, कौन सी आइटम कहां ट्रांसफर होती है, बस, और कुछ मत करो। ठीक है, तो चलो सेम चीज करेंगे हम लोग। क्या करने वाले हैं, सबसे पहला सेम वही काम, सॉल्यूशन निकालने के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3। देखो जिसको कॉन्फिडेंस है काम करो, मुंह बंद करके शांति से अपने आप करते रहो सारे के सारे। ठीक है, क्या दिखा रहा हूँ, क्वेश्चन भी आ जाएगा। ये हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी सब बन जाएगी इसके अंदर। ओके, अभी आते हैं चलो जी, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्या है मेरे पास मटेरियल्स के अंदर डाटा रिकॉर्ड करने के लिए, पहला स्टेप हमारा ब्लैंक फॉर्मेट्स का। अब इसमें कितनी आइटम्स, कितनी लाइंस का रिक्वायरमेंट रहेगा, उसके लिए आप कितना लाइन ड्रॉ करने वाले हो। ठीक है, या देखो शॉर्टकट वगैरह एक बताता हूँ, एडजस्टमेंट्स अगर गिवन हो ना आपको, तो ऑपरेटिंग के लिए आप हमेशा हमेशा 10 से 12 लाइनें, 12 लाइनों से ऊपर तुम्हारे सीबीएसई एग्जाम का क्वेश्चन नहीं जाने वाला। इसके लिए 12 लाइनें मैक्स टू मैक्स, कम से कम 10 लाइनें चाहिए होंगी आपको। उसके जस्ट बाद आप क्या लिखोगे, सीधा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। यहाँ पे आपको 6 लाइनों का रिक्वायरमेंट, उससे ज्यादा की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी 12th लेवल के ऊपर। यहाँ पे फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर आपको मैक्स टू मैक्स 6 लाइनें यहाँ पे भी चाहिए होंगी, प्लस 4 लाइनें अलग से, टोटल 10 लाइनें बस। उसके बाद सीधा आ जाएंगे हम लोग कहाँ पे, वर्किंग नोट से, बिकॉज सेकंड स्टेप आपका यहीं पे यूज होने वाला है। तो सेकंड स्टेप में क्या चाहिए होता है मुझे, एक बार देखते हैं क्या लिखा है। पहला स्टेप हो गया मेरा। दूसरा, अकाउंट बनाओ अगर कुछ एडजस्टमेंट्स गिवन है तो क्या एडजस्टमेंट्स हैं, यस आई हैव एडजस्टमेंट्स, किस चीज के रिगार्डिंग है, ड्यूरिंग द ईयर एक मशीन है जिसका कॉस्ट कितना है 3 लाख का, ऑन विच एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन अकाउंट, अब एक्यूमुलेटेड डेप कितना लग चुका है 45 का, बेचा कितने में 1,35,000 में। अब यहाँ पे मुझे कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, तो किन चीजों का, जैसे देखो जब भी ऐसा कुछ गिवन हो ना, आप ये बना लिया करो हमेशा, कॉस्ट कितना है 3 लाख का, माइनस डेप कितना लग चुका है इसके ऊपर 45,000 रुपए का, तो कितनी मशीन बचेगी ये वाली 255 की बचेगी। इसको क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं बुक वैल्यू। ठीक है, उसके बाद माइनस करेंगे इसमें से क्या, कितने में बेचा मैंने इसे, इसे मैंने बेच दिया 1,35,000 में, तो कितने का फायदा हो गया मेरे को यहाँ पे 1,20,000 रुपए का। ये क्या है मेरे लिए, दिस इज द लॉस ऑन सेल। ठीक है, वो नीचे वही कोने में चल रहा है वो। ठीक है, ये हो गया डन। इसको बना लो साइड में, अभी अकाउंट में काम करेंगे इसका। तो अकाउंट बनाते सीधा, अकाउंट कहाँ ले बनाएंगे, यहाँ बनाते सीधा सीधा। तो अकाउंट बनाओ सीधा, क्या बनाना है मुझे अकाउंट के अंदर, वर्किंग नोट्स पहला। अच्छा, वर्किंग नोट्स किस चीज का बनेगा इसके अंदर, ये जो एडजस्टमेंट है किस चीज की है, मशीन की है, तो मशीन का मेरे को मटेरियल गिवन है, मशीन के साथ साथ एक्यूमुलेटेड का भी गिवन है इस बार। इसका मतलब मुझे दोनों का अकाउंट बनाना पड़ेगा, मशीन का भी और एक्यूमुलेटेड का भी। तो लास्ट क्वेश्चन में आपका जो चीज छोटी सी पॉइंट रह गया था ना, वो इसमें कवर हो जाएगा आपका। पहला हम लोग क्या बनाने वाले हैं इसके अंदर, मशीनरी अकाउंट, देन उसके बाद बनाएंगे इसके जस्ट नीचे एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन अकाउंट। ठीक है, तो चलो जी ये बना लेते हैं दोनों चीजें एक साथ। तो ये अमाउंट बन गया हमारा मशीनरी का, देन उसके जस्ट बाद हम बना देंगे इसके नीचे एक्यूमुलेटेड का डेप। एक्यूमुलेटेड अकाउंट बनाते टाइम सबसे पहला स्टेप क्या करना होता है, ओपनिंग बैलेंसेस दोनों के लिखने होते हैं। तो इसका बैलेंस कितना है और इसका बैलेंस कितना है मेंशन कर लो, और इसका भी नीचे वाले का भी। एक्यूमुलेटेड डेप का स्टार्टिंग हमेशा क्रेडिट साइड से होता है, रीजन इट्स अ प्रोविजन फॉर द बिजनेस। ठीक है, और ये 4 लाइनों का बनेगा, ज्यादा बड़ा नहीं बनता ये। ठीक है, मैक्स टू मैक्स 4 लाइन इसके अंदर, और कुछ नहीं आता इसके, 2-4 ही आइटम आती हैं। सबका ओपनिंग क्लोजिंग लिख लो, कितना है, मशीनरी का कितना है, मशीनरी का ओपनिंग। अच्छा एक और चीज, ओपनिंग क्लोजिंग चेक कर लेना, कभी कभार उल्टे दे रखे होते हैं
क्योंकि मैक्सिमम जो क्वेश्चंस आप करते हो, मैक्सिमम क्वेश्चन 90% क्वेश्चंस के अंदर ये पीछे गिवन होगा, प्रीवियस ईयर और करंट ईयर पहले गिवन होगा। बट अगर एग्जाम में उल्टा दे दिया, ये प्रीवियस ईयर यहां दे दिया आपको और करंट ईयर यहां दे दिया, और आप इसमें आपने चेक नहीं किया तो गलत हो जाएगा, इसीलिए चेक कर लेना पहले। तो मशीनरी कितना है 10 लाख, ओपनिंग और क्लोजिंग 1850। तो ये मेरा कितने का है 10 लाख रुपए का ये हो गया, और ये कितना हो गया 1850 का। ठीक है, इसका ओपनिंग क्लोजिंग कितना है 1 लाख और 250। तो इसका ओपनिंग है मेरा 1 लाख रुपए का और इसका ओपनिंग है 250 का। डन। चलो अब आ जाओ सीधा एडजस्टमेंट्स के ऊपर। एडजस्टमेंट में क्या बोला था इस क्वेश्चन ने कि हमने मशीन बेची है जिसपे डेप कितना लग चुका है 45 का, बेची कितने में 1.35 में, नुकसान कितना हुआ ये वाला। ये तीनों आइटम आपकी कहां रिकॉर्ड होंगी मशीनरी अकाउंट में। तो ये रिकॉर्ड करेंगे 45, 1.35 और 1,20,000। अच्छा ये सब वैल्यूज क्या हैं, तो ये क्या है मेरा, ये है डैप, लेकिन सिंगल मशीन वाला डैप है ये, तो ये आएगा एक्यूमुलेटेड के नाम से। और 1.35 क्या था मेरा सेल वैल्यू, तो इसे रिकॉर्ड करेंगे बैंक के नाम से जो आएगा सेल में। और ये क्या है मेरा दिस इज अ लॉस, तो इसे रिकॉर्ड करेंगे स्टेटमेंट ऑफ P&L के नाम से, ब्रैकेट में लॉस दे देना। अब इसमें जो ये वाली वैल्यू है ना 45,000 की, ये कहाँ रिकॉर्ड होगी, इसे क्रॉस करके नीचे हम ट्रांसफर करते हैं, बिकॉज एक सिंगल मशीन का डैप उस अकाउंट से मुझे कैरी फॉरवर्ड करना पड़ता है। यहाँ पे क्या लिखेंगे सीधा सीधा मशीनरी अकाउंट, यही मटेरियल गिवन था ना आपको, और कुछ नहीं करना, बैलेंस कर दो। जस्ट आप इसे बैलेंस करोगे तो आपको मेन आंसर में क्या मिलेगा, ठीक है। तो भाई ये मेरा टोटल कितना आने वाला है, ये आएगा मेरे पास 21,50,000 रुपए की वैल्यू। ये भी सेम आएगी 21,50,000। इसे बैलेंस करके क्या मिलने वाला है इधर, दिस इज द परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर हमारे लिए। ये कितना आएगा 11,50,000 का। अच्छा इसको ही बैलेंस करो, तो ये आ रहा है 2,95,000 का, ये भी सेम आएगा 295, तो बैलेंसिंग फिगर 195, एंड दिस इज द एक्चुअल वैल्यू जो मेरे काम की है इस अकाउंट से, विच इज करंट ईयर का डेप्रीशिएशन। तो ये करंट ईयर का डेप है जो मेरे काम आएगा, बस इस अकाउंट में यही एक वैल्यू जो मेरी यूजफुल है। ठीक है, अकाउंट बन गया। अकाउंट बनाने के बाद हमारा अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप है फाइंड आउट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम इन योर वर्किंग नोट्स। तो जरा चेक कर लो एक बार कि आपको वर्किंग नोट के रिक्वायरमेंट है भी या नहीं है। वो 4 आइटम कौन कौन सी, प्रपोज्ड डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, ट्रांसफर टू रिजर्व एंड प्रोविजन फॉर टैक्स। क्या ये सारी आइटम में से कोई भी आइटम गिवन है, ये दोनों आइटम तो गिवन ही नहीं है, क्योंकि ये मिलते हैं कहां पे एडजस्टमेंट्स में। और ये क्या है रिजर्व, रिजर्व कहां मिलेगा यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 में नहीं है, मतलब ये भी नहीं है। प्रोविजन फॉर टैक्स क्या मिलता है, ये मिलता है मुझे शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर, कहां करंट लायबिलिटीज में। तो करंट लायबिलिटी ये रहा, शॉर्ट टर्म प्रोविजन नोट नंबर 2 ये रहा, दे रखा है, लेकिन इसकी एडजस्टमेंट गिवन नहीं है। अगर एडजस्टमेंट गिवन नहीं है तो अकाउंट नहीं बनेगा, ये अच्छी बात है। तो मेरे लिए काम का क्या है, तो ये जो वैल्यू है प्रीवियस ईयर की, इसमें हम क्या बोलेंगे दिस इज पेड एंड दिस इज मेड। तो चलो मेड वाली वैल्यू अभी यूज करेंगे, ये वाली वैल्यू लास्ट में यूज करेंगे, तो ये बनाना तो पड़ेगा लेकिन, ठीक है। तो चलो बना लेते हैं इसको भी। ये आपका बन गया नोट नंबर 3। तो क्या बनाएंगे, क्या लिखेंगे सीधा इसके अंदर, नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ P&L। कितना कमाया हमने करंट ईयर में, हमने कमाया सरप्लस के नाम पर बैलेंस एंड स्टेटमेंट ऑफ P&L 1 लाख। 4 लाख था 5 लाख हो गया, तो 1 लाख कमाए और 80,000 रुपए गए प्रोविजन। ठीक है, तो ये हो गया 1 लाख रुपए ये और 80,000 रुपए ये, तो दोनों को प्लस करेंगे, तो ये प्रोविजन फॉर टैक्स है आपका मेड वाला पार्ट, प्रोविजन फॉर दिस इज द मेड एरिया जो हमने बनाया। ये कितना हो जाएगा हमारे पास 180 जो हमारे काम का है, जो हम किस में नाम से रिकॉर्ड करेंगे इसके अंदर, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। इसे उठा लो और हम यूज कर लेते हैं मेन क्वेश्चन में। क्या क्या लिखोगे आप, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम 180। चलो जी 3 स्टेप हो गए मेरे। अब अगले स्टेप जो है ना वो मक्खनी तरह निकलते रहेंगे सारे सारे। क्या करना है अगले स्टेप में, ट्रांसफर ईच आइटम ऑफ बैलेंस शीट इन द डिफरेंट एक्टिविटीज। करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज को छोड़ देना बस। पहली आइटम क्या है शेयर कैपिटल, क्या हो रहा है ये
बढ़ रहा है, कहाँ जाएगा? फाइनेंसिंग में। क्या लिखेंगे? इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल, अमाउंट 4 लाख, प्लस करेंगे, बढ़ रहा है इसीलिए। अगला पॉइंट, रिजर्व एंड सरप्लस हो चुका है, पॉइंट नंबर 1 चेक कर लो, दोनों आइटम एक ही आइटम था, हो गया। नेक्स्ट, नॉन करंट लायबिलिटीज क्या हो रहा है? बढ़ रहा है 360 का, और कोई नोट नंबर नहीं है तो यहीं से लिख लो, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के नाम से सीधा सीधा। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कितने का? 3,60,000 का, प्लस करेंगे इसे भी, ठीक है, इंक्रीज कर रहा है इसलिए। अगला पॉइंट, ये तो लेने ही नहीं है इसमें से, उसके बाद नीचे आ जाओ। पहला पॉइंट क्या था? फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स में पहली आइटम क्या है? टेंजिबल एसेट्स का पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 यहां से चेक करना। अब देखो, आपने इन दोनों का अकाउंट बनाया है, अगर मैंने अकाउंट बनाया तो मैं इसे यहां से चेक नहीं करूंगा, मेरे लिए ये वैल्यू किसी काम की नहीं है। हम कहां जाएंगे? अकाउंट में जाएंगे और वहां से एक एक करके ट्रांसफर करेंगे। ओपनिंग क्लोजिंग दोनों ही काट दो, किसी काम के नहीं है, और ये अकाउंट ट्रांसफर भी काट दो, ये भी किसी काम के नहीं है। बाकी आइटम कहीं ना कहीं ट्रांसफर होगा, एक एक करके। पहला ये कहां जाएगा? इन्वेस्टिंग में कितने का आया था? परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 1150, लो जी, ये हो गया मेरा माइनस। उसके बाद और आइटम क्या है मेरा? यहां से सेल 135, ये भी आ जाएगी मेरी इधर 1,35,000 रुपए की पॉजिटिव वैल्यू। इसे क्या लिखेंगे? सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। हाँ हाँ, परचेज था नहीं वाला तो। फिर उसके बाद लॉस हुआ था, लॉस कहाँ जाएगा? फिर लॉस हुआ है मेरे को मशीनरी पे, जितने भी एक्सपेंसेस, इनकम, लॉस, प्रॉफिट, ये सब ऑपरेटिंग में आते हैं, रिवर्स करना पड़ता है इन्हें। तो लॉस को पहले माइनस किया होगा, अब क्या करेंगे? प्लस कर देंगे 1,20,000 रुपए का, ठीक है। तो प्लस करेंगे इसे किस नाम से? लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। बढ़िया। अगला, ये अकाउंट पूरा कंप्लीट हो गया, इसको खत्म करो। अगला, इस अकाउंट में से एक ही वैल्यू काम की होती है पूरे अकाउंट में से, विच इज ये वाली, जो ऑपरेटिंग में आएगी डेप्रिसिएशन के नाम से, जिसे हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तो बस यहां पे लिख दो डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। कितना आया था मेरा? ये 195, तो ये लिख दो 195, ठीक है जी। सारी आइटम हो गई। चलो जी, अब एक बार चेक कर लेते हैं दोबारा। इसके अंदर एक और आइटम है, इनटेंजिबल एसेट्स है, पॉइंट नंबर 4। क्या बोल रहा है ये? गुडविल है इसके अंदर। गुडविल क्या हो रही है? कम हो रही है, तो क्या कहां डालोगे? गुडविल कम होती है तो क्या बोलते हैं उसको हम? उसे बोलते हैं राइट ऑफ या फिर अमोर्टाइजेशन। डेप्रिसिएशन का ही दूसरा नाम है, ठीक है। बस वो इनटेंजिबल के लिए इस्तेमाल होता है, ये ध्यान रखो। ऑपरेटिंग में आएगी, क्या लिखोगे आप? प्लस अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल, या फिर गुडविल रिटर्न ऑफ डाल देना, अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल, ठीक है। कितने रुपए कम हो रहे हैं इसमें? 60,000 रुपए प्लस करेंगे इसके अंदर, ठीक है। चलो, हो गया। ओके, अभी मैंने क्या क्या कवर कर लिया? मैं ना, ये वाला भी कवर हो गया, ये हमें यूज करना नहीं है, अभी बाद में देखेंगे इनको। मेरी पूरी बैलेंस शीट कवर हो गई, यहाँ के सारे आइटम मैंने यूज कर लिए। अब अगला स्टेप क्या है? ये पॉइंट हो गया। आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल द वैल्यूज, क्या चेक करना है? परसेंटेज। ना यहाँ पे कोई परसेंटेज आइटम है, ना यहाँ कोई परसेंटेज आइटम है, तो ये भी यूज हो गया और ये भी हो गया मेरा। अब अगला, इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग खत्म कर दो, बंद हो गया है तो इससे बंद करते हैं। ये कितना आता है मेरा? 7,60,000। ये भी कितना आएगा? 7,60,000। इसे क्या बोलोगे आप? कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इसे ही बंद कर दो। ये कितना आने वाला है? कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो ये कितना आएगी मेरे पास? 1,35,000 माइनस करना है इसमें से, 10,15,000 नेगेटिव, 10,15,000 का नेगेटिव बैलेंस, ठीक है। चलो, अब इसके अंदर अगला स्टेप क्या है मेरा? चेक करो। ये तो हो गया। 8वां स्टेप, फाइंड आउट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो निकाल लो, कहाँ मिलेगा ये? यहाँ ऊपर से लेकर सारे आइटम प्लस कर लो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस कितना आ रहा है? 555 सबका, ठीक है जी, 555 लिख लेते हैं। देन उसके बाद अब क्या बचा? करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी, बस वो उठा लो। तो ट्रेड पेबल बचा हुआ है, क्या हो रहा है? ये बढ़ रहा है, तो प्लस करेंगे, पैसे बच रहे हैं ना तुम्हारे, यहाँ लिखेंगे इंक्रीज इन ट्रेड पेबल, कितने का? 40,000 रुपए। देन उसके बाद इन्वेंट्री क्या हो रही है? बढ़ रही है, तो पैसा गया, खरीदी होगी ना इन्वेंट्री आपने, पैसा गया, माइनस इंक्रीज इन
इन्वेंट्री नहीं, परचेज नहीं, इंक्रीज डिक्रीज लिखना होता है इसके अंदर बस। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, ट्रेड रिसीवेबल, ये क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, पैसा ब्लॉक हो रहा है। ठीक है, तो ये भी माइनस करेंगे, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल 2 लाख रुपए माइनस। ठीक है, सारी आइटम हो गई। सब कुछ करने के बाद एट लास्ट क्या मिलेगा आपको, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, कितनी आ रही वैल्यू, सब कुछ वैल्यू प्लस कर लो, 5,95,000 और 250 माइनस कर दो इसमें से, ये आएगा तुम्हारे पास कितना, 543 345। लास्ट में क्या करते हैं, टैक्स पेड माइनस करोगे। अब टैक्स पेड कितना है, ये रहा ना, 60,000 का दिया गिवन है ना, तो 60,000 का टैक्स पेड माइनस करवा दो इसमें से। जैसे आप 60,000 इसमें से माइनस करोगे, वैल्यू कितनी बचती है मेरी, सीधी सीधी 285, और ये कहाँ लिखोगे 285, क्या है ये, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सारी आइटम हो गई, सबको निकाल के प्लस माइनस कर लो। ठीक है, तो ये नेगेटिव था, इसको यहाँ डाल दो, क्या आएगा, नेट कैश फ्लो फर्स्ट सेकंड एंड ये थर्ड। ठीक है, सब कुछ एडजस्ट कर लो प्लस माइनस करके, कितना आ रहा है, इतनी है भैया तुम्हारी वैल्यू, 2,85,000 रुपीज़ प्लस 7,60,000 रुपये माइनस 10,15,000। ठीक है, तो यार ये मेरी वैल्यू 30,000 की पॉजिटिव वैल्यू। अब क्या करना है, प्लस ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना है, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना आ रहा है, 60,000। तो जैसे आप इसे प्लस करोगे तो इक्वल आना चाहिए किसके, क्लोजिंग वाले के, जरा चेक करें इक्वल आ रहा नहीं आ रहा, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, कितना है, ये रहा 90,000। चलो जी, 6 आउट ऑफ 6 डन। ठीक है, एक एक काम, स्टेप प्रॉपरली फॉलो करो, कैलकुलेशन एरर मत करो, डन डील, इसका आंसर आएगा ही आएगा अगर पूरा क्वेश्चन आएगा तो। ठीक है,